नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा की बजट सत्र का आज अंतिम दिन रहा है। बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी हुआ। उस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और विपक्षी नेता पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, राहुल गांधी विदेश में भारत की बुराई करते हैं, अखिलेश यादव यूपी से बाहर दूसरे प्रदेश में जाकर यूपी की बुराई करते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने कहा, हमने किसी जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं किया। सीएम ने अखिलेश यादव पर शायराना अंदाज में निशाना साधते हुए कहा, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। विधानसभा में सीएम योगी ने अपने पिछले 5 सालों के कार्यों की उपलब्धियों का भी बखान किया। हर एक राज्य अपने यहां इस प्रकार की योजना को लागू करे। उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2018 में इस योजना को लागू किया। आज उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट भी बढ़ा। अगर हम लोग 2016-17 की तुलना में आज देखेंगे, 16-17 में मात्र 85-86 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो पाता था। आज 1,56,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश करने की स्थिति में कर रहा है और एक्सपोर्ट स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। राज्यसभा की 11 सीटों पर 10 जून को होने वाले चुनावों के लिए भाजपा के 8 प्रत्याशियों ने आज विधानसभा में नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। राज्यसभा चुनावों के लिए भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वालों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव, डॉक्टर के लक्ष्मण और मिथिलेश कुमार शामिल रहे हैं। मैं उस अवसर पर पार्टी के प्रति नतमस्तक हूँ। पार्टी ने जो निर्णय किया है उसका पालन कर रहा हूँ। करके देगी, मैं उसका 100% पालन करूंगा। कोई नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना नहीं, इससे बड़ी क्या जिम्मेदारी होगी। देश की सर्वोच्च पंचायत में मुझको पार्टी ने काम करने का अवसर दिया, इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं। सरकार में नहीं, इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बड़ा दायित्व दिया जा रहा है, मैं इसके लिए पार्टी का आभार प्रकट करता हूँ। मैं उन नेताओं में हूँ जो कभी दिल्ली जाता नहीं था और अगर वहाँ बैठे बैठे माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय गृह मंत्री ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारा चयन कर लिया और कहा कि तुम बड़े फलक पर आकर के काम करो, तो ये तो सिर्फ हमारी पार्टी में ही संभव हो सकता है। योग्यता और क्षमता और समर्पण को पहचानना, हमारी पार्टी ही ऐसी है। यहाँ व्यक्ति सापेक्ष काम नहीं होता, कर्म सापेक्ष निर्णय लिए जाते हैं। मैं आभारी हूँ अपने नेतृत्व का और इस विधानसभा का भी आभारी हूँ। भाजपा ने गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और चौरी चौरा से पूर्व विधायक संगीता यादव की निष्ठा पर भरोसा जताया। पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों का टिकट काट दिया गया था, लेकिन वो पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नहीं हुए। पार्टी ने जिसे टिकट दिया उसका प्रचार भी किया। अब पार्टी ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाकर उनको बड़ा इनाम दिया है। जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि नेतृत्व ने भरोसा जताया है, अब पार्टी का काम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा प्रत्याशी राधा मोहन दास अग्रवाल जी हैं। राधा मोहन दी, आपने ट्वीट किया था जब गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी बने थे, तो आपने कहा था कल भी बलिदान दिए थे, आज भी देंगे और आने वाले कल में भी देंगे। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने कल भी बलिदान दिया था और आज भी बलिदान दूंगा। आप उस ट्वीट को फिर से महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप की जयंती के बलिदान को हमारे इस छोटे से काम से तुलना मत करिए। इतना अपमान महाराणा प्रताप का नहीं होना चाहिए कि मेरे जैसा कचूमर टाइप का आदमी कहे कि मैं महाराणा प्रताप के बलिदान से अपनी तुलना कर लूंगा। आप खुश हैं बलिदान के बदले आपको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाए, राज्यसभा में जारी सबसे उच्च सदन? तो मैं खुश होता, और ये बलिदान नहीं है लेकिन कार्यकर्ता तो मैं हूँ, तो इस नाते मैं सुख हूँ। उत्तर प्रदेश से आज सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश से आप प्रत्याशी चुने जा रहे हैं, तो आप कैसे उत्तर प्रदेश के रणनीति को, कैसे उत्तर प्रदेश के मुद्दों को राज्यसभा में रखेंगे? हम लोग ट्रेंड हैं इसके लिए। हम संघ के स्वयंसेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी के 25-30 साल से कार्यकर्ता हैं। हम इसी में पढ़ाए लिखाए गए हैं
हमारे लिए कोई समस्या ऐसी नहीं है जिस पर, अगर हम विज्ञान जानते हैं, मूल विज्ञान जानते हैं, तो अप्लाइड साइंस हमारे खून में है। हमारा हर कार्यकर्ता जो जहां बैठा है वो सब बराबर सक्षम है। राज्यसभा जा रहे हैं उसमें तो आपको पूरे देश की आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो, मेरी पत्नी केरल से है, तो मैं तो शुरू से ही राष्ट्रीय व्यक्तित्व हूँ। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की सीमा में सिमटा हुआ आदमी ही नहीं हूँ। तो मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मैं अपने ससुराल की समस्याओं का भी समाधान, वो कम्युनिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं सिवाय राजनीति करने के और हिंदू मुस्लिम दंगे कराने के कुछ नहीं करते। तो मुझे तो अवसर मिलेगा तो मैं अपने ससुराल पक्ष को भी ठीक करूंगा। कार्य समिति की बैठक, उसमें 75 सीटों का लक्ष्य दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? यही मुझे भी आश्चर्य हुआ कि 75 क्यों दिया गया, 5 छोड़ क्यों दिया गया। तो मैं योगी जी से परसों मिला था तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी ये 5 सीट क्यों छोड़ी आपने। बोले देखो यार, मेरा लोकतंत्र में बहुत विश्वास है, मैं मानता हूँ विपक्ष रहना चाहिए। अब विपक्ष रहने को तैयारी नहीं है तो मेरी मजबूरी है कि 75 मैं जीतूंगा और 5 उनको जितवाऊंगा। वो जो 5 उनके जीतेंगे वो भी हमारे नाते ही जीतने वाले हैं, अन्यथा वो 80 भी हारेंगे। तो योगी जी व्यापक दृष्टि के आदमी हैं, इसलिए कुल मिलाकर राधा मोहन दास जी कुल मिलाकर आप प्रफुल्लित नजर आ रहे पूरे तौर पर। नहीं, आपकी गलतफहमी है। माला भी लदा हुआ है, आप भी गदगद हैं पूरे। देखिए कार्यकर्ता हैं, लाद देंगे। नेता तो कहते हैं कि नहीं हमको तो शीर्ष नेतृत्व ने दिया, लेकिन खुशी तो अंदर से उबाल मारती है। आप खुश हैं? मैं खुश हूँ। तो बताइए, आप जैसी खूबसूरत महिला खुश है तो मैं क्यों नहीं खुश होऊंगा। तो ये थे राधा मोहन दास अग्रवाल जी। राधा मोहन दास अग्रवाल का साफ तौर पे कहना था कि देखिए राज्यसभा का प्रत्याशी बनाएगा और लगातार हम ऐसा नहीं कि राज्यसभा में जाएंगे तभी अपने मुद्दों को उठाएंगे और भाजपा के लिए कार्यकर्ता के तौर पे रहेंगे। हमने लगातार समाज के लिए बातों को उठाया है और राज्यसभा में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और राज्यसभा में जाकर भी हम खुलकर मुद्दों को उठाएंगे और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी खुलकर करेंगे। हालांकि जब हमने उनसे पूछा कि 75 सीटों के लक्ष्य पर आप क्या कहते, तो उन्होंने कहा कि हमने योगी आदित्यनाथ से पूछा था कि आखिर 75 सीटें ही क्यों नहीं पूरे 80। तो उन पे आपने कहा कि विकल्प का भी एक अपना स्थान है। कैमरा राजेश के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। रामनगरी अयोध्या में सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए आज श्री रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के आवास पर सत्यधाम गोपाल मंदिर पर प्रमुख संतों में राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे पूर्व सांसद रामविलास दास वेदांती, राजकुमार दास, गिरीश दास निर्मोही, अनि अखाड़ा के महंत धर्मदास सहित दर्जनों संत महंत मौजूद रहे हैं। इसके साथ ही मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी भी शामिल हुए। पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि सारे देश को एक अच्छा संदेश जा रहा है कि अयोध्या के सभी लोग मिलकर भव्य मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं। कि यहाँ पर आज एक भंडारे का आयोजन हुआ जिसमें हमारे अयोध्या के सभी पूज्य वरिष्ठ संत लोग उपस्थित थे। मैं भी उपस्थित था और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में 1 जून को जो मंदिर निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है उसकी भूमिका थी आज आचार्य सत्येंद्र कुमार दास जी जो पुजारी हमारे हैं, उनके माध्यम से सारे देश को एक अच्छा संदेश जा रहा है कि हम सब लोग मिल करके सामाजिक समरसता की दृष्टिकोण से हमारे इकबाल अंसारी भी यहाँ पर भंडारा में उपस्थित हुए, उनसे भी मैं मिला, गले लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान संपूर्ण विश्व के लोग मिल करके अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसी दृष्टिकोण से आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। फिल्म पृथ्वीराज चौहान का प्रमोशन करने के लिए बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार, अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के साथ वाराणसी पहुंचे। दोनों गंगा आरती में शामिल हुए, फिर बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। अक्षय कुमार ने बताया कि उन्होंने कचौड़ी और जलेबी खाई है, उनका यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग रहा है। 3 जून को रिलीज हो रही फिल्म पृथ्वीराज चौहान का प्रमोशन अपने अंतिम फेज में है। आखिरी वक्त में दोनों अपने क्रू मेंबर्स के साथ वाराणसी में हैं। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। काशी में मैंने बहुत बार शूटिंग भी की है। सबसे पहले तो यहाँ के जलेबी का ऑर्डर दिया, जलेबी खाई और फिर कचौरी खाई और यहाँ मतलब अब आरती जो हमने वहाँ की है, जो देखा है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस आज तक मेरी ज़िंदगी में नहीं। मिर्जापुर में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात पुलिस अधिकारी के बेटे ने 22.5 साल की अवस्था में यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। पहले प्रयास में ही एसपी सिटी संजय वर्मा के बेटे आदित्य वर्मा ने
10वीं रैंक हासिल की। आदित्य वर्मा ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लखनऊ पब्लिक स्कूल से की है। वहां से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करते हुए वो दिल्ली चले गए थे, जहां से बीटेक किया। एमटेक के बजाय संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी शुरू कर दी और सफलता हासिल कर ली। आदित्य वर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। उन्होंने कहा कि उन्हीं की प्रेरणा का ये हश्र है कि उनको ये उपलब्धि हासिल हुई है। पिता को पुलिस अधिकारी के तौर पर गरीबों की सेवा करते हुए देखा तो आईपीएस बनकर देश की सेवा करने का मन हुआ। लगभग 1:30 बजे तक रिजल्ट आया एंड जैसे ही मैंने रैंक देखी, पहले तो यही बढ़िया बहुत आश्चर्य की बात थी कि उस रैंक लिस्ट में एक नाम था। इतना अनप्रेडिक्टेबल है ये एग्ज़ाम कि नाम होना ही बहुत बड़ी बात है। एंड उसके साथ 200th रैंक थी। मैं टॉप 100 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट सिंस द कट थ्रोट नेचर ऑफ द कॉम्पिटिशन, तो 200 इज़ ऑल्सो फाइन। इट इज़ वेरी गुड एंड मैं काफ़ी खुश हो गया था ये रैंक देख के। जीवन में है संघर्ष, खुशी और क्या कहते हैं, तमाम तरह की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। आप समझ सकते हैं कि जब पिता एक एसपी सिटी हो और उसका बेटा जो है आईएएस अफसर हो जाए, और भी 200वीं रैंक के साथ अगर ऑल इंडिया लेवल पर, तो कितनी बड़ा अचीवमेंट है और कितनी बड़ी खुशी हो सकती है, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बाकी बस खुशी ये है कि बस इट्स अ बिग थिंग विच कैन नॉट बी नरेटेड इन वर्ड्स, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शिक्षक भर्ती और अभ्यर्थियों की ओर से हो रहे प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पिछड़ा दलित दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर अपनी नियुक्ति की मांग के लिए प्रदर्शन करने पर मजबूर करना असंवेदनशील भाजपा सरकार की हृदयहीनता और विफलता का एक उदाहरण है। भाजपा सरकार ने अपनी नीतियों से शिक्षक समुदाय के मान सम्मान को सार्वजनिक तौर पर अपूरणीय ठेस पहुंचाई है। तो उपचुनाव की जंग लगभग अब खत्म हो चुकी है, लेकिन हाँ, जो तमाम प्रत्याशी थे जिन्होंने चंपावत के रण में आज अपने भाग्य की आजमाइश करी, उनकी किस्मत जरूर ईवीएम में कैद हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ देहरादून में आज बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी कल्पना सैनी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। साथ ही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल समेत तमाम जो लोग थे वो मौजूद रहे हैं। आपको ये बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी कल्पना सैनी का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि संख्या बल कम होने के चलते कांग्रेस पहले ही राज्यसभा चुनावों के लिए वॉकओवर कर चुकी है। अभी तो आ ही रहे हैं यार। हल्द्वानी पहुंचे रक्षा राज्य और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जहां एक और एम्स की सैटेलाइट सेंटर उधम सिंह नगर में उसको खोलने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया, तो वहीं रामगढ़ में देश की जानी मानी केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हरी झंडी मिलने के बाद से ही काम शुरू हो गया है। साथ ही देश में स्वीकृत 2 डिजिटल विलेज में से एक विलेज हल्द्वानी में खुलने जा रहा है। 2 करोड़ रुपए की लागत में से डिजिटल विलेज जल्द शुरू हो जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इस डिजिटल विलेज में कुमाऊं और मैदानी इलाकों में हल्द्वानी पहुंचने वालों को डिजिटल सुविधा मिलेगी। डिजिटल विलेज हम यहाँ पर ला रहे हैं, डिजिटल विलेज जो 2 करोड़ रुपए का है। अभी मैं उसकी शुरुआत करूंगा। 2 मिले हैं हमको भारत में, एक को मैं यहाँ पर ले आया हूँ क्योंकि ये एक सेंटर प्लेस है हमारा। दिव्यांगों के लिए एक मैं हॉस्पिटल यहाँ पर लाया हूँ, उसकी जगह नहीं मिल पा रही है अभी। उसका करीब 18-20 करोड़ रुपए अभी आ भी गया है। पहली बार छोटे राज्य में 2 एम्स खुलेंगे। हमारा एक एम्स यहाँ पर आपको पता ही है उधम सिंह नगर में खुल रहा है, एरोमा पार्क।
आम आदमी पार्टी ने सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। जोत सिंह बिष्ट ने विधानसभा सत्र को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित करने की सरकार पहले घोषणा कर चुकी थी, लेकिन अब गैरसैंण में ये बजट सत्र नहीं किया जा रहा। आगे आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अनाप शनाप घोषणाएं करती है। सरकार को गैरसैंण में हुए खर्चे का भी हिसाब देना चाहिए। गैरसैंण का डंका पीटने वाली सरकार अब गैरसैंण में ही सत्र आयोजित करने से पीछे हट रही है। इसके लिए सरकार को प्रदेश की जनता को जवाब देना ही चाहिए। विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित करने की घोषणा करने के बाद सरकार ने उस सत्र को गैरसैंण में न करने की घोषणा कर दी। इस बात से एक बात तो साफ होती है कि सरकार में जो लोग बैठे, मुख्यमंत्री से लेकर के और पूरी नौकरशाही, वो चीज़ों को समय पर समझकर करने के बजाय अनाप शनाप घोषणाएं करने के बाद उनको रद्द कर रही है। एक तरफ गैरसैंण में सत्र करने का घोषणा के बाद वहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए टेंडर करके जो धनराशि का दुरुपयोग हुआ, उसका जवाब कौन देगा?